Hello friends, so welcome all of you once again on our channel Udan the Fly near Lakshmi Chauraha next to Patanjali showroom इलाहाबाद। हमारे मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे ऑफलाइन क्लासेज बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं, तो जो भी टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट्स हों, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उड़ान द मंच पे आएँ। लक्ष्मी चौराहा और पतंजलि शोरूम फैशन बाज़ार के बगल में आपका स्वागत है। फ़िलहाल आइए आज अपने टॉपिक पे बात करते हैं। कम ऑन, लेट्स टॉक ऑन आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लैम, जो कि एक बहुत ही अच्छे निबंधकार हुए, एसेइस्ट हुए। आज उन पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज से मैं एक परिवर्तन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएशन इन माय टीचिंग स्टाइल। आज से मैं अपने टीचिंग स्टाइल में एक परिवर्तन करने जा रहा हूँ कि अब थोड़ी सी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी अपनी बातों को समझाया जाए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। कहने का मतलब यह है कि अंडरस्टैंडिंग ही महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, वो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने देश की, अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार कि हमारा जो बेस है अंग्रेजी का वो क्या है, हम किन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, किन चीज़ों को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये परिवर्तन किया है कि अब हिंदी मिक्सिंग इंग्लिश का प्रयोग किया जाए, मतलब हिंग्लिश का प्रयोग किया जाए, ताकि सारी बातें सही से समझ में आए। इंग्लिश भी आवश्यक है, क्योंकि ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है, तो भाई ये इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होता है, वो ज़रूरी है। लेकिन साथ में हिंदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको चीज़ें सही से समझ में आ सकें, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो उसमें चीज़ें स्पष्टतया समझ में आ जाती हैं। तो आइए चलते हैं चार्ल्स लैम पर, जो कि बहुत ही अच्छे निबंधकार हुए, एसेइस्ट हुए। दोस्तों, ऐसे का मतलब होता है निबंध, और निबंध का मतलब होता है निबंध, अर्थात जिस पर कोई बंधन न हो, बंधन रहित हो, उसको निबंध कहा जाता है। तो निबंध एक ऐसी शैली है लेखन की जहां आप बिना बंधन के कोई भी बात कह सकते हैं, उसमें किसी तरह का बंधन नहीं है। जैसे आप अगर कविता करते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसमें एक बंधन होता है। कविता भी दो प्रकार की होती है, एक छंदबद्ध होती है, एक छंदमुक्त होती है। तो छंदबद्ध पहले से चली आ रही थी, एक क्लासिकल परंपरा थी। बाद में आती है छंदमुक्त, जब निराला जैसे कवि आते हैं साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अब तो हम छंदों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो छंदमुक्त लिखेंगे। वैसे ही अंग्रेजी लिटरेचर में भी है, सारे लिटरेचर में ऐसा होता है। जो साहित्य लेखन होता है वो छंदबद्ध भी होता है, छंदमुक्त भी होता है। तो निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बंध। निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बंध, निबंध। अब देखिए, इसमें दो शब्द आए हैं, नी और बंध। नी मतलब नहीं और बंध मतलब बंधन। जहां बंधन नहीं वही निबंध है। देयर इज नो लिमिटेशन और बाउंड्री ऑफ, देयर इज नो लिमिटेशन और बाउंड्री, दैट इज एसे। इट मीन्स एसे हैज नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस एंड नो इम्पोजिशन, दैट इज एसे, दैट इज निबंध। और आज हम एक महान साहित्यकार की बात करने वाले हैं, अंग्रेजी साहित्य के, जिनका नाम है चार्ल्स लैम। सो कम ऑन, लेट्स। इनका जो हिज पीरियड इज फ्रॉम 1775 टू 1834। इनका जो कार्यकाल है, जन्म हुआ 1775 में और मृत्यु हुई 1834 में। फ्रॉम 1775 टू 1834। He was born in February 1775 in London and was educated Christ Hospital। इसका साफ साफ आप अर्थ समझ रहे हैं कि उनका जन्म फरवरी 1775 ईस्वी में लंदन में हुआ, और वो क्राइस्ट हॉस्पिटल में एजुकेटेड हुए, शिक्षित हुए। हिज फादर जॉन लैम वाज ए क्लर्क। उनके जो पिता जॉन लैम थे वो एक क्लर्क थे, एक लिपिक थे। हिज मदर वाज एलिजाबेथ फील्ड। इनकी माँ का नाम एलिजाबेथ फील्ड था। He was devoted to his sister Mary Lamb, who was afflicted with the fits of insanity।
ही वॉज डिवोटेड टू हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। देखिए इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सिस्टर मैरी लैम्ब। मैरी लैम्ब से इनके जो संबंध है वो बहुत अच्छे थे, भाई बहन का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा था। ऐसा आप वेस्ट में अगर जाते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि भाई बहनों के जो कुछ मतलब वैसे तो सामान्यतः अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, भाई अपना काम कर रहा है, बहन अपना काम कर रही है, तो वहाँ तो जो कपल्स होते हैं उनके बीच में मतलब अच्छे संबंध होते हैं, भाई बहन तो अपने अपने काम में लगे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको वेस्ट में मिलेंगे, पश्चिम में मिलेंगे, जहाँ भाई बहनों के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और बहनों ने भाइयों को या भाइयों ने बहनों को बड़ा सपोर्ट किया है। ऐसा आप चार्ल्स लैम्ब के फेवर में देख सकते हैं इनको अपने बहन से, और बहन का भी इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, आपस में बड़ा प्रेम था। ऐसा आप एक महान दार्शनिक अगर हम नीत्शे की बात करते हैं तो जर्मनी में पैदा हुए नीत्शे बहुत ही महान दार्शनिक हुए हैं, और जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है बियॉन्ड द गुड एंड डिविल, बियॉन्ड द गुड एंड डिविल, और जिनके दर्शन को एडॉल्फ हिटलर ने फॉलो किया था, उस महान दार्शनिक की बात कर रहा हूँ। तो उनकी शादी नहीं हुई थी और एक बहन थी उनकी भी बहन बहुत प्रेम करती थी नीत्शे साहब से। तो मित्रों, जब नीत्शे पुराने होते हैं, मतलब एक ऐसा समय आता है कि सोचते सोचते उनका दिमाग हैंग कर गया, वो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिलासफर थे, बहुत चिंतन किए, फ्रॉम अर्थ टू स्काई उन्होंने चिंतन किया, तो दिमाग हैंग कर गया, वो कुछ सोच नहीं पाते थे। उस स्थिति में क्या हुआ कि वो उनकी पूरी देख रेख, पूरी सेवा उनकी बहन ने किया, और उस महान दार्शनिक के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी आखिरी सांस अपने बहन के गोद में लिया था। तो ऐसे such type of so many examples are survive in West. Either you know about West, that West is only concerned with couples. It's not well. West has also some good relations between brother and sister. तो इनके भी अपने बहन से बड़े अच्छे संबंध थे चार्ल्स लैम्ब साहब के। She stabbed her own mother. She stabbed her own mother. His friend was S.T. Coleridge. S.T. Coleridge का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और ये इनके मित्र थे, चार्ल्स लैम्ब के मित्र थे। कॉलरिज साहब बहुत ही महान कवि हुए हैं, जो लिखते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। कहने के लिए हर जगह पानी ही पानी है, और पीने के नाम पर एक बूंद भी नहीं, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, और कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी है, और पीने की बात आई तो एक बूंद भी ना मिले। तो ये कॉलरिज साहब का ख्याल है। कॉलरिज साहब चार्ल्स लैम्ब के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो हिज फ्रेंड वाज एस.टी. कॉलरिज। ही डाइड इन 1834। ये डेट आप याद रखिए, ईयर आप याद रखिए, कब इनकी मृत्यु होती है? 1834 में, 1834। इसे आपको याद रखना होगा। His father John Lamb was a clerk and servant companion to a member of parliament. His father John Lamb was a clerk and servant companion to a member of parliament. मतलब एक वहाँ के MP के यहाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ ये क्लर्क भी थे, और उसके यहाँ एक सर्वेंट कंपेनियन भी थे, वहाँ के किसी MP के यहाँ, सीनेटर के यहाँ। He spent his years partly in London and partly in Hertfordshire, हिज मदर्स फैमिली रेजिडेंस। तो इनका कुछ समय लंदन में गुजरा चार्ल्स लैम्ब का, और कुछ समय इनका जो है उनके मदर्स फैमिली में। रेजिडेंस यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, रेजिडेंस। तो कुछ समय चार्ल्स लैम्ब का अपने पापा के घर, जो उनका फादर होम था, वहाँ पे गुजरा, और कुछ समय कहाँ भी गुजरा? जो मदर होम था, जिसे आप ननिहाल कहते हैं, तो वहाँ भी इनका कुछ समय गुजरा चार्ल्स लैम्ब का। In 1791 he was appointed to clerkship in the South Sea House. 1791 में इनको क्लर्कशिप मिल गया, क्लर्क की नौकरी मिल गई साउथ सी हाउस में। In 1792 he was transferred to East India House, और 1792 ईस्वी में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया ईस्ट इंडिया हाउस में। ईस्ट इंडिया हाउस क्या था आप जानते ही होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भारत का पूरा तकदीर ही बदल दिया। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया हाउस भी था, वहाँ भी इनका ट्रांसफ़र किया गया। वेयर ही सर्व फॉर 33 ईयर्स। तो ईस्ट इंडिया हाउस में इन्होंने 33 साल काम किया, 33 साल सेवा दी।
In 1794, he was much of Coleridge joined him in writing sonnets addressed to eminent persons. अब 1794 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि ये कॉलरिज साहब से प्रभावित थे, और कॉलरिज साहब आप जानते हैं कवि थे, तो इन्होंने एक राइटिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया और ये सॉनेट्स लिखने लगे। और वो सॉनेट्स किसको एड्रेस किए गए थे, किसको संबोधित किए गए थे? एमिनेंट पर्सन्स। कुछ तो वहाँ महान लोग पैदा हुए हैं, जो प्रसिद्ध लोग पैदा हुए हैं, एमिनेंट, रिप्यूटेड एंड सेलिब्रेटेड लोग जो हुए हैं, उनको एड्रेस करके, उनको संबोधित करके अब ये कुछ सॉनेट्स लिखने लगे। ये संगत का प्रभाव है, आप कवि के साथ रहेंगे, लेखक के साथ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी वो धीरे धीरे आएगा एटीट्यूड की मैं भी कुछ ऐसा करूं, मैं भी कुछ लिखूं। तो इन्होंने भी कुछ सॉनेट्स लिखने, जो वहाँ के एमिनेंट पर्सन्स थे, उनको एड्रेस करके लिखना शुरू कर दिए। At the end of 1795, he was for a short time mentally so much disturbed that he had to be confined to an asylum. अब क्या होता है कि 1795 ईस्वी के पास आते आते अब ये कुछ मेंटली डिस्टर्ब होने लगे, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे ये। The cause of this misfortune probably was an unsuccessful love affair with Anne Simmons। और इसका कारण क्या था, क्यों मेंटली डिस्टर्ब हो गए? क्योंकि इनका प्यार जो एक लड़की से हो गया जिसका नाम था एन सिमंस। उस लड़की का नाम था एन सिमंस, उससे इनको प्यार हो गया चार्ल्स लैम जी को। और ये अनसक्सेसफुल प्यार था, मतलब असफल प्यार था। कहने का मतलब ये कि वन साइडेड था, ये प्यार करते थे और वो प्यार नहीं करती थी। अब ये तो होता ही अक्सर, आप लोग देखते ही हैं कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो इनका जो इश्क हुआ वो एक तरफा था, वन साइडेड था। लड़की ने इनको कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मेंटली डिस्टर्ब होने लगे। और वो अक्सर प्यार में ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। आइए आगे देखते हैं। तो चार्ल्स लैम साहब मेंटली डिस्टर्ब हो गए। उस लड़की का नाम था एन सिमंस। द हर्टफोर्डशायर मेरिडेन टू होम his first sonnets were addressed, and whom he must have seen on his visit to Blacksware House, the country home of the Plummer family, of which Lamb's grandmother Mary Field was for many years, till 1792, the sole custodian. अब क्या होता है, इसी दौरान अब इन्होंने मूड बना लिया था, मन बना लिया था कि मुझे सॉनेट लिखना है। इन्होंने सॉनेट लिखना प्रारंभ कर दिया। अक्सर आप साहित्य में देख लीजिए, व्यक्ति कविता तभी लिखता है या तो वह बहुत खुश होता है या तो बहुत गम में होता है। कविता का जन्म ही क्या होता है? पोएम इज एक्सप्रेशन ऑफ आवर अनफुलफिल्ड डिजायर्स। कविता क्या है? कविता हमारी वो इच्छाएं जो दबी रह गई हैं, हम उन्हीं को बाहर करते हैं कुछ अच्छे शब्दों में, तो वो कविता बन जाती है। वियोगी होगा पहला कवि, बिरह से उपजा होगा गान। पहली कविता जो हमारे संस्कृत साहित्य की बनी वो वियोग से बनी। जब कष्ट होता है लोगों को, जब दुख होता है, तो एक कविता निकल आती है, एक कवि पैदा हो जाता है। तो कविता क्या है? जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, जो अंदर हमारे अनकॉन्शियस में रह गई हैं, अवचेतन में रह गई हैं, उन्हीं को अच्छे शब्दों में बाहर प्रकट कर देना, एक्सप्रेस कर देना, दैट इज पोएम, वही कविता है। तो जाहिर सी बात है कि अक्सर आप देखते होंगे कि जब एक किशोर होता है, 18 साल का हो, 17 साल का हो, तो जाहिर सी बात है उसको प्यार होगा किसी लड़की से, उसको लड़कियां अच्छी लगेंगी, या लड़की हो तो उसको लड़के अच्छे लगेंगे। ये तो जेन्युइन चीज़ है, इसमें कोई बनावटपन नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि ये बड़ी ही संवेदनशील उम्र होती है, बड़ा ही सेंसिटिव उम्र होता है। तो उस समय लड़कों को ऐसा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अब कविता पढ़ना, शेर व शायरी पढ़ना, ये सब शुरू कर देते हैं। उसमें मन लगता है, बहुत तो सारे लिखना भी शुरू कर देते हैं कि तुमको, तुम्हारे होठ ऐसे हैं, तुम्हारे ये वैसे हैं वैसे हैं।
ऐसे ही कविता का जन्म होता है। लोग कविताएं लिखते हैं, फिर बाद में जाकर थोड़ी मैच्योरिटी आती है तो अच्छे विषय पर लिखना शुरू करते हैं। तो कविता और साहित्य क्या है, ऐसे पैदा होता है। और कविता हमारे हृदय से संबंधित है। देखिए प्रोज जो होता है, गद्य होता है, उसका ज़्यादा संबंध चिंतन से है, दिमाग से है, लेकिन कविता हृदय से पैदा होती है। कविता में अगर हमने दिमाग लगाया तो कविता असफल हो जाएगी। कविता हमेशा हृदय से निकलती है, वो हृदय की एक पुकार है, हृदय की एक अभिव्यक्ति है कविता। तो चार्ल्स लैम्ब साहब ने भी लिखना शुरू कर दिया, अपना एक कैरियर भी शुरू कर दिया। यही आपको बताना था यहाँ पे। आगे थोड़ा देखते हैं। Insanity was he spent the last 6 weeks of the year 1795 in a mad house। अब देखिए थोड़ी सी ट्रेजेडी आने लगी कवि के जीवन में, चार्ल्स लैम्ब साहब के जीवन में एक ट्रेजेडी आने लगी कि उनको 1795 में 6 सप्ताह तक, 6 वीक्स, 6 सप्ताह तक मैड हाउस में रखा गया, हॉक्स्टन में। मैड हाउस का मतलब पागल खाना, पागल खाने में रखा गया। कब? हॉक्स्टन में, पागल खाने में रहने के दिन आ गए। कहाँ पे? हॉक्स्टन में। और ईयर कौन सा था? 1795। इन 1796 his sister Mary stabbed his mother to death in insanity। अब देखिए भाई तो थोड़ा सा पागल खाने में चला ही गया मोहब्बत का शिकार होकर। इनकी जो बहन थी वो भी लगभग वैसी ही थी, मतलब वो भी मेंटली कुछ वैसी ही थी, उसको भी मानसिक दोष था। तो इनकी जो पूरी फैमिली है वो समझिए कि ट्रेजेडी का शिकार हो रही है। ट्रेजेडीज आ रही हैं इस कवि के जीवन में। और बड़ा आश्चर्य ये होता है कि चार्ल्स लैम्ब ने इतने अच्छे निबंध लिखे हैं, जब आप इनके निबंधों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पागल खाना तक गया हो, जो प्रेम में असफल हुआ हो, वो इतने अच्छे विचार कहाँ से लेकर आता है, वो इतना एनालिसिस कैसे करता है, वो इतना चीज़ों को एनालाइज कैसे करता है। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि यह व्यक्ति इतना अच्छा निबंध कैसे लिखता है। ये सारी बातें हैं। आप चार्ल्स लैम्ब के निबंध पढ़िए, आपने पढ़ा होगा जब आपने ग्रेजुएट और पीजी किया है इंग्लिश से, तो आपने जाहिर सी बातें पढ़ा होगा, तो आपको जाहिर आश्चर्य होगा, आप आश्चर्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसे इतने अच्छे विचार और इतना जो एनालिटिक पावर है इस कवि का, जो साइको एनालिटिक पावर है इस व्यक्ति का, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विचित्र है। तो इस पे आश्चर्य होता है कैसे इस कवि ने इतनी सारी चीज़ें अचीव की। He published sonnets and other verse in association with Coleridge and Charles Lloyd when his first independent book, ये लुक नहीं है, बुक है, A Tale of Rosamund Gray and Old Blind Margaret appeared in 1798। तो देखिए इनका जो पहला सॉनेट पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, तो वो कॉलरिज साहब के साथ में हुआ, इन एसोसिएशन विथ कॉलरिज साहब के सहयोग से और उनके साथ में हुआ। दो लोगों का सहयोग रहा, एक कॉलरिज का रहा और एक चार्ल्स लॉयड का रहा। व्हेन इज फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक, जब उनकी पहली अपनी पुस्तक आई, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर मतलब अपनी पुस्तक, कौन पुस्तक जो पब्लिश हुई जिसका नाम था ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, तो ये आती है 1798 में, 1798 में आती है। जॉन वुडविल पब्लिश्ड इन 1801 इज अ 5-act ट्रेजेडी। तो जो जॉन वुडविल इनकी पुस्तक है वो आती है 1801 ईस्वी में, और ये है क्या, ये 5-act ट्रेजेडी है, मतलब 5 एक्ट वाली ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी आप जानते हैं जिसका अंत दुख से होता है, दुखांत। ट्रेजेडी का मतलब दुखांत, जिसका अंत दुख से होता है। तो एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें 5 एक्ट्स हैं। इट इज़ इन एलिजाबेथन स्टाइल, और ये ट्रेजेडी किस स्टाइल में लिखी गई है? एलिजाबेथन स्टाइल में लिखी गई है। एलिजाबेथन एक शैली है, एक स्टाइल है, तो ये एलिजाबेथन शैली में लिखी गई है, स्टाइल में लिखी गई है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर रिटन इन 1801 विथ हिज सिस्टर मेरी एंड पब्लिश्ड इन 1807। आप जान लें कि इनकी बहन भी बहुत अच्छी लेखिका थी। चार्ल्स लैम्ब साहब की जो बहन थी, और मैंने आपको बताया भाई बहन में बड़ा अच्छा लगाव था, तो इनकी बहन भी बड़ी अच्छी लेखिका थी, वो भी विदुषी महिला थी।
उसके भी आप निबंध पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मतलब इसके अंदर भी जो एनालाइजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी वर्चुअल थी, इंटेलेक्चुअल थी और अच्छा लिखा है। इनकी बहन ने भी, दोनों अच्छे मतलब रहे इस फील्ड में, तो उसने भी लिखा, इनकी बहन ने भी। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर रिटन इन 1801 विथ हिज सिस्टर मेरी एंड पब्लिश्ड इन 1807। तो जो पुस्तक है इनकी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये कब लिखी गई? 1801 ईस्वी में लिखी गई, 1801 में लिखी गई। और इसे लिखने में केवल चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा, इसमें सहयोग उनकी बहन का भी था। दोनों लोगों ने मिलकर लिखा, भाई और बहन दोनों ने मिलकर लिखा। और ये पब्लिश कब हुई? 1807 ईस्वी में, 1807 AD ये पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। मिसेज लिसेस्टर्स स्कूल 1801 एंड पोइट्री फॉर चिल्ड्रेन 1809। तो मिसेज लेसिस्टर्स स्कूल कब आती है? 1801 में। और पोइट्री फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए कविता, जो ये है शीर्षक की कविता जो है लेखन है, ये आता है 1809 में। ऑफ ईच ऑफ दिस बुक्स मेरी रोट अबाउट 2/3। ईच ऑफ दिस बुक्स मेरी रोट अबाउट 2/3, लगभग 2/3 लिखा इसमें उन्होंने। इन ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं, तो इन रचनाओं का जो 2/3 हिस्सा है वो इनकी बहन ने लिखा है। 2/3 जो पार्ट है, 2/3 हिस्सा इनकी बहन ने लिखा है। बाकी थोड़ा बहुत जो बचता है, अब 2/3 के बाद तो 1/3 बचेगी, तो वो लिखा चार्ल्स लैम्ब ने। द किंग एंड क्वीन ऑफ हर्ट्स 1806 में आती है। द किंग एंड क्वीन ऑफ हर्ट्स कब आती है? 1806 में आती है। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज, यूलिसीज के साहसिक कार्य, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज, ये रचना कब आती है? 1808 ईस्वी में आती है, 1808 AD। तो द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज कब आती है? 1808 ईस्वी में आती है। स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर 1808 में आता है। ये रचना जो है 1808 में आता है। क्या? स्पेसिमेन्स ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर 1808 में आता है ये। एस.टी. Coleridge died in 1834 and perhaps it expedited his own death. एस.टी. कॉलरिज की जो मृत्यु हुई वो 1834 ईस्वी में हुई। He died in 1834 and perhaps शायद it expedited his own death। और ऐसा लगता है कि लगभग इसी समय चार्ल्स लैम्ब की भी मृत्यु हो गई। परहैप्स, इसमें परहैप्स शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसी दौरान चार्ल्स लैम्ब भी दुनिया से चले गए। इन 1819 he proposed for marriage to Fanny Kelly, an actress, but she refused। 1819 ईस्वी में इन्होंने प्रपोज किया शादी के लिए, किसको? फैनी केली को। मतलब फैनी केली कौन थी? तो ये एक्ट्रेस थी, एक नायिका थी, अभिनेत्री थी फैनी केली। इसको इन्होंने प्रपोज किया चार्ल्स लैम्ब ने कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आई वांट टू मैरी विथ यू। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बड़ी अजीबोगरीब स्टोरीज हैं अंग्रेजी साहित्य में। मैं आपको बताऊं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन कुरूप थे, सुंदर नहीं थे, काले कलूटे, चेहरा भी अच्छा नहीं था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। तो एक बार एनी बेसेंट ने उनको प्रपोज किया। एनी बेसेंट काफ़ी खूबसूरत महिला थी, आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम सुना होगा। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख वही थी, एनी बेसेंट साहिबा थी। तो एनी बेसेंट ने प्रपोज किया बर्नार्ड शॉ को, कहें कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बर्नार्ड शॉ ने कहा, आप क्यों मुझसे शादी करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं खूबसूरत हूँ और आप विद्वान हैं, जो बच्चा पैदा होगा तो वो मेरी तरह खूबसूरत और आपकी तरह विद्वान होगा, तो सोचिए क्या क्रिएशन होगी, क्या रचना पैदा होगी। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैडम अगर उल्टा हो गया तो, बात तो वही पलट जाएगी। मतलब रिफ्यूज कर दिया बर्नार्ड शॉ ने, कहा कि नहीं, मुझे शादी करने की कोई इच्छा ही नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ चार्ल्स लैम्ब है, एक महिला से प्रपोज कर रहे हैं, वो महिला इनकार कर दे रही है। वो केली करी कि नहीं, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो अक्सर वेस्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाते हैं
और यही वो प्यार है जिसमें बहुत लोग टूट गए और बहुत लोगों ने टूट कर भी बड़ा अच्छा लिखा, दुनिया को बहुत अच्छा दिया, कुछ तो बर्बाद हो गए। तो प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ होती ही है। सबक जिसको वफा का याद होगा, मोहब्बत में वही बर्बाद होगा। और शहर उजड़ा तो बस जाएगा, लेकिन हमारा घर न फिर आबाद होगा। तो ये दोनों कार्य होते हैं प्रेम में। जब लोग टूटते हैं तो कुछ आबाद भी होते हैं और कुछ बर्बाद भी होते हैं। तुलसी को धोखा दिया उनकी पत्नी रत्नावली ने, वो महाकवि बन गए। कालिदास को आपने देखा, पत्नी ने थोड़ा शब्द क्या कहा, वो महाकवि बन गए। तो बड़े लोग ऊंचाइयों पर भी गए हैं पत्नी के दुत्कार के बाद, या पत्नी न मिले, मतलब प्रेमिका शादी करने के लिए तैयार न हो, तो बहुत लोग ऊंचाई पर भी गए हैं, लेकिन बहुत लोग टूटकर बिखर भी गए हैं। ये दोनों बातें साहित्य में देखने को मिलती हैं, अक्सर ऐसा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो केली ने इनकार कर दिया चार्ल्स लैम्ब को कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, जो कि एक नायिका थी, अभिनेत्री थी। इन 1820 ही बिगैन एसेज साइंड एलिया। 1820 ईस्वी में ये अपने प्रसिद्ध एसे को लिखना शुरू करते हैं जिसका नाम था एलिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें इसको। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन 1820 ही बिगैन एसेज साइंड एलिया एंड, यहां कंट्रीब्यूटेड होगा, कंट्रीब्यूटेड टू ए पीरियोडिकल कॉल्ड द लंदन मैगजीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार, इसको दिमाग में आप रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है चार्ल्स लैम्ब की। तो 1820 में इसको लिखना प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम था क्या, एलिया। एलिया याद रखिएगा चार्ल्स लैम्ब का। ये इसमें निबंध हैं काफ़ी इनके, चार्ल्स लैम्ब के। फर्स्ट ऑफ दीज एसेज द साउथ सी हाउस। फर्स्ट ऑफ दीज एसेज मतलब कई सारे एसेज लिखा उन्होंने एलिया में, बहुत सारे एसेज लिखा। उसमें जो पहला एसे है वो क्या है, द साउथ सी हाउस, उसका नाम है द साउथ सी हाउस गेव रिकलेक्शन ऑफ हिज ब्रीफ क्लर्कशिप देयर। तो उसमें क्या है, द साउथ सी हाउस में क्या है, वो रिकलेक्शन ऑफ हिज ब्रीफ क्लर्कशिप देयर। उन्होंने जो क्लर्क का काम किया था, एज ए क्लर्क काम किया था, तो उससे संबंधित जो उनके अनुभव थे, उनके एक्सपीरियंसेस थे, उसका रिकलेक्शन है वो। मतलब उस दौरान जो कुछ उन्होंने लिखा था। कहने का मतलब ये नहीं है कि इस कविता में ये लिख रहे हैं कि क्लर्क का जीवन कैसा होता है और क्लर्क के काम कैसे होते हैं, उसके स्टाइल क्या होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो क्लर्कशिप के दौरान, मतलब जब वो क्लर्क का काम कर रहे थे, उस दौरान जो कुछ उन्होंने रचना की थी, उसका यह रिकलेक्शन है। उस दौरान के निबंधों का रिकलेक्शन है, जिसे क्या नाम दिया गया है, द साउथ सी हाउस। द साउथ सी हाउस। ऐसा आपको अगर हिंदी साहित्य में आप देखें तो वहाँ भी उदाहरण मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद जी थे, दुकान भी, पिताजी जब गुजर गए, इनके जो बड़े भाई थे वो गुजर गए, इनकी भाभी गुजर गई, कवि के जीवन में कोई रहा ही नहीं, पत्नी गुजर गई, सब गुजर गए, जयशंकर प्रसाद अकेले हो गए। तो सुंगनी साहू का नाम आपने सुना, बड़े प्रसिद्ध साहूकार हुआ करते थे जयशंकर प्रसाद जी के जो पिता थे। अब इनको क्या करना पड़ा, दुकान भी संभालना पड़ा। दुकान भी संभालते थे, बीच बीच में कविता भी लिख लेते थे। कोई आया, कहा कि प्रसाद जी हमको 10 रुपए का मसाला पैक कर दीजिए, तो मसाला भी पैक किए, फिर समय मिला तो एक लाइन लिख लिए। तो रहा है ऐसा, मतलब बहुत सारे ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं जो दूसरा काम करते हुए भी अपने रचनाएं करते रहे हैं, लिखते रहे हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ने भी अपने क्लर्कशिप के दौरान जो कुछ लिखा था उसका रिकलेक्शन है, और उसका नाम क्या है, द साउथ सी हाउस। एलिया, the pseudonym was borrowed from the surname of a fellow Italian clerk। तो एलिया में क्या है, एक सरनेम का प्रयोग किया गया है, फ्रॉम द सरनेम ऑफ ए फेलो इटालियन क्लर्क। इनका एक इटालियन क्लर्क साथी था, उसका सरनेम भी इन्होंने प्रयोग किया है एलिया में। इन 1823 published in 1823 published the volume called एलिया। ये जो एलिया नामक इनका वॉल्यूम है, कब प्रकाशित हुआ है,
1823 ईस्वी में प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है। और इसमें है क्या, एसेज विच हैव अपीयर्ड अंडर दैट सिग्नेचर इन द लंदन मैगजीन, नॉट लिंदन बट दिस इज लंदन, लंदन। आज हमारे जो टेक्निकल मेंबर है, इन्होंने कुछ मिसप्रिंट कर दिया है, काफ़ी मिसप्रिंट दिख रहे हैं, तो उसको मैं सुधार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रकाशित होती है कब, एलिया आती है, और इसमें एसेज विच हैव अपीयर्ड अंडर देयर सिग्नेचर इन द लंदन मैगजीन, तो ये लंदन मैगजीन में प्रकाशित की जाती है। एलिया की जो इनके निबंध हैं, मतलब एलिया शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए जो निबंध हैं चार्ल्स लैम्ब साहब के, वो लंदन मैगजीन जो कि दुनिया की प्रसिद्ध मैगजीन है उसमें इनको प्रकाशित किया गया। तो एक बहुत बड़ी बात है, लंदन मैगजीन में प्रकाशित होना बहुत बड़ी बात है। तो ये निबंध लंदन मैगजीन में प्रकाशित किए गए। कौन निबंध, जो एलिया शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। इन 1825 लैम्ब गॉट रिटायरमेंट, 1825 ईस्वी में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ही डिस्क्राइब्ड हिज दीज मोमेंट्स in his essay the something misprint here, I think something misprint, supernatural मैन, इनका एक ऐसे है द सुपरनेचुरल मैन। इसमें इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है इन क्षणों के बारे में, उस वक्त के बारे में कि इन्होंने मतलब क्यों रिटायरमेंट लिया, कैसे रिटायरमेंट लिया। मतलब कुल मिलाकर के आप जानें कि 1825 ईस्वी में लैम्ब साहब ने रिटायरमेंट ले लिया। ही रोट टू वर्ड्सवर्थ, उन्होंने वर्ड्सवर्थ को लिखा। ही रोट टू वर्ड्सवर्थ, मेरी वेक्स अप every morning with an obscure feeling that some good has happened to us। अच्छी पंक्ति है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है यह लेखक। मेरी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग, मेरी प्रतिदिन सुबह में जागती है। साहित्यकारों की एक अपनी भाषा शैली होती है लिखने की। आज सुबह जब मैं जगा, तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। ये एक शैली है, साहित्यकारों की एक अलग शैली होती है। तो देखिए चार्ल्स लैम्ब साहब ने किस तरह से लिखा कि कैसे सुबह की शुरुआत हो रही है। लिखने की शैली को जरा पहचाने, किस तरह से लिखा कवि, इस साहित्यकार ने। मेरी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह जब मेरी जागती है, तो कैसे जागती है, विथ एन ऑब्स्क्योर फीलिंग, एक धुंधली भावना के साथ। ऑब्स्क्योर, धुंधली, एक धुंधली भावना के साथ जागती है। कैसी भावना है वो, दैट सम गुड हैज हैपेंड टू अस, कि आज हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। वह प्रतिदिन जब सुबह जागती है तो एक धुंधली सी भावना उसके अंदर पैदा होती है। क्लियर तो हो नहीं सकता, क्लियर तो है नहीं कि आज कुछ अच्छा ही होगा, तो एक धुंधली सी भावना पैदा होती है कि आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटित हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कि तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तो कुछ अच्छा हो सकता है। कितनी बढ़िया पंक्ति है, इसको ध्यान से देखें, इसको दिमाग में बिठाएं, बड़ी अच्छी पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। The Convalescent is an essay which gives account of his nervous fever in 1825। तो द कन्वलसेंट बहुत ही अच्छा इनका ऐसे है, निबंध है, विच गिव्स अकाउंट ऑफ हिज नर्वस फीवर इन 18। तो 1825 में ये नर्वसनेस के शिकार हो जाते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, अभी काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रेम में सफल हो गए हैं, प्रेम में टूट गए हैं, प्रपोज की शादी के लिए वहाँ से भी मना कर दिया गया, तो इस साहित्यकार के अंदर नर्वसनेस आ जाता है, जाहिर सी बात है, आना ही है। तो 1825 में जो ये नर्वस होते हैं, तो इसको इस निबंध में उन्होंने लिखा है। किस निबंध में लिखा है, जिसका नाम है कन्वलसेंट। कन्वलसेंट, इस निबंध में उन्होंने लिखा है इस चीज़ को, कि ये कैसा दौर रहा होता है। इन 1833 ही पब्लिश्ड द लास्ट एसेज ऑफ एलिया। तो 1833 ईस्वी में
जो इनका आखिरी निबंध है वो एलिया में प्रकाशित हुआ। इन 1833 ही पब्लिश द लास्ट एसेज ऑफ एलिया। मतलब एलिया तो एक संग्रह का नाम है, इनके निबंधों का संग्रह है जिसका नाम है एलिया। और इस निबंध